पास हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इसकी टाइप है। डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि जैसे हमने अभी देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम जब भी कोई स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो पास करते हैं उसके अंदर पैरामीटर्स हम नहीं पास करते, और इसी वजह से जो अंदर स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं सिर्फ वही रन होती हैं, पैरामीटर्स का इसमें कोई काम नहीं होता। A constructor that accepts no parameters is known as default constructor. If no constructor is defined, then the compiler supplies a default constructor. अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सिंपली मेन में क्लास का नेम देके फिर ऑब्जेक्ट का नेम, और उसके साथ हम कोई भी वैल्यू या पैरामीटर पास नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपाइलर होता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रन करता है। अब जैसे इस केस में हम देख लेते हैं, तो हमने क्यूब की क्लास बनाई है, फिर एक साइड वेरिएबल रखा है, और उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जिसमें हमने साइड को 10 असाइन कर दिया। अब ये उसका था सारा कंस्ट्रक्टर था और उसको साइज 10 दे दिया है। अब मेन में आके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया सी जिसके साथ हमने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर जो होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते वो रन हो जाएगा, और वैल्यू हमारी सी के अंदर जो साइड वेरिएबल है उसकी 10 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा, और इसके बाद इसकी वर्किंग देख लें। इनिशियलाइज़ करा दिया साइड को 10 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, फिर जब कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो भी हम जैसे ही बनाते जाएंगे किसी क्लास का, तो हमारे साइड की वैल्यू 10 हो जाएगी। आउटपुट ये देख सकते हैं आप जैसे इधर, एंड इसके बाद डिफ़ॉल्ट constructor is so important for initialization of object. Remember that even if we do not define a constructor explicitly, the compiler provide default constructor implicitly. इसका मतलब है कि अगर आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर ही नहीं करते और ना उसे इनिशियलाइज़ करते हैं क्लास में, तो कंपाइलर तब भी खुद ब खुद हमारा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा हमारे जो डाटा मेंबर्स होते हैं। अब इधर साइड हमने साथ कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कराई कंस्ट्रक्टर के थ्रू, लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो वैल्यू हमारी साइड की बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी। वो 0 कंपाइलर ख़ुद उसे असाइन कर देगा। अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसमें हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, फिर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है क्लास के नेम के जैसा, और तीनों के इनिशियलाइजेशन करा दी है वेरिएबल्स की। और इधर हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है क्लास में ही, और जो डिस्प्ले कर रहा है सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। और जैसे ही हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे सारे वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये सारे प्रिंट भी हो जाएंगी। ये आउटपुट आप देख सकते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारी होती है C++ का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें पैरामीटर्स पास करते हैं हम जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यूज़ असाइन कर रहे थे, और पैरामीटराइज्ड में ये केस होता है जब भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो हम उसे साथ में पैरामीटर्स पास कर देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में रीडिंग का बाकी चीज़ें वही हैं सारी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। पैरामीटर्स हम रिसीव करते हैं, उसके इसीलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। और all constructor execute at the time of object creation. When we will create parameterized constructor, then we have to pass argument at the time of object creation of that class. इसका सिंटैक्स आप देख लें, क्लास स्टूडेंट, फिर आगे स्टूडेंट और इंट a इंट b। अब इसने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं दो एक कंस्ट्रक्टर को, और ये पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे हमने वैल्यू a की वैल्यू किस जगह इनिशियलाइज़ करनी है, किसको देनी है, और b की वैल्यू किस वेरिएबल को देनी है। ये एग्जांपल आप देख लें। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसको एक इंट x दे दिया, और अब हमने साइड को वो वैल्यू पास की है जो हमने पैरामीटर पास किया है,
और x क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट को हमने साथ एक पैरामीटर पास कर दिया 10। अब ये x जो है ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10 की वैल्यू जाके साइड में स्टोर हो जाएगी। अब जब भी हम C1 का साइड एक्सेस करेंगे तो वो उसकी वैल्यू 10 होगी, और जब भी हम C2 की साइड करें तो उसमें हम 20 पैरामीटर पास किया था तो 20 साइड में स्टोर है। इसी तरह C3 में हमारे पास 30 स्टोर है। तो ये चीज़ का हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में दिखती है। आगे एग्जांपल है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोबारा से, और इस केस में हमारे पास 3 वेरिएबल जो है रोल नंबर नेम मार्क्स। तो इन तीनों को हमने वैल्यू असाइन करनी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो हम 3 पैरामीटर्स पास करेंगे और इन तीनों को हम वैल्यू असाइन कर देंगे वेरिएबल्स को ये पैरामीटर्स के हिसाब से। अब जो भी मेन में हम 3 पैरामीटर्स पास करेंगे तो वो हमारे पास इन तीनों की जगह स्टोर हो जाएगा। और इसमें डिस्प्ले वाला फंक्शन कर रहे हैं और उसको हमने पास किए हैं 3 वैल्यूज़ एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारी स्टोर हो जाएंगी। अब इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। उसके साथ एक और एग्जांपल इन्होंने दी है। इसमें मेरे टेस्ट एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास हुए हैं और हम उसके अंदर जो चीज़ स्टेटमेंट हम कर रहे हैं वो ये इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे किसी वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो हम क्योंकि कुछ भी अंदर स्टेटमेंट्स पास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्योंकि खुद बेसिकली फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस केस में इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद जो 2 पैरामीटर्स पास किए गए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं और साथ ही उसका जो आंसर आएगा उसे प्रिंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी डिफरेंट केसेस के लिए, जैसे अभी यहाँ पे दिखा भी दिया है।